तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां किस्मत की हुकूमत चलती है। यहां कोई भी किस्मत के खिलाफ नहीं जाता। हमारा हीरो चांग शिंग भी इन्हीं कठपुतलियों में से एक था। वो ब्रोकन मेरिडियंस के साथ पैदा हुआ और दुनिया ने सोचा कि ये तो ऐसे ही मारा जाएगा। चांग शिंग का जिस्म कमजोर था, उम्र छोटी थी और एक ऐसा फ्यूचर जो पहले ही हार चुका था। मगर कुछ लोग सिर झुकाने से इनकार कर देते हैं। चांग शिंग ने भी वही किया। वो कल्टीवेशन के जरिए अपनी तकदीर को पलटना चाहता था। ये कहानी जीत की नहीं, बल्कि हार ना मानने की है। दिस इज नॉट डेस्टिनी, दिस इज अ चॉइस, दिस इज द वे ऑफ चॉइसेस। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो चांग शिंग को देख पाते हैं, जो कि अपनी किस्मत को बदलने के लिए कई मीलों का सफर तय करके शेंडू सिटी जाना चाहता था। वो इतना ज्यादा रहमदिल था कि उसने अपना खाना भी एक परिंदे को दे दिया और भूखे पेट अपना सफर शुरू किया। अब सफर में उसके सामने दो रास्ते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से कौन सा रास्ता उसे शिंदू सिटी तक पहुंचा देगा। और तभी वो परिंदा वहां पर पहुंच गया जिसे चांग शिशंग ने अपना खाना दिया था। उसने चांग शिशंग को सही रास्ता गाइड किया, जिसकी मदद से चांग शिशंग फाइनली शेंडू में पहुंच चुका था। यहाँ की तियांदा एकेडमी सिन्हो की सबसे फेमस और प्रॉस्परस एकेडमी मानी जाती थी। इसे ज्वाइन करने के लिए अक्सर ही भीड़ लगी रहती। साथ ही वहां के नोटिस बोर्ड पर लिखा था कि जो भी पर्सन डोर को ओपन करेगा सिर्फ वही रिटर्न एग्जाम दे सकता है। तो एक बंदे ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डोर को ओपन करने की कोशिश की, मगर दरवाजे की मैजिकल पावर ने उसे उठाकर नीचे पटक दिया। जहां सभी लोग उस बंदे का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं पर चांग शिंग ने उसे मोरल सपोर्ट दिया और अब वो भी उस डोर को ओपन करने जाने ही वाला था। लेकिन तभी एक कल्टीवेटर तुरंत ही उसकी पल्स को चेक करते हुए उसकी कल्टीवेशन लेवल का पता करने लगा। वो अपने साथ ही उसे कहने लगा कि अरे, कल्टीवेशन की पहली लेवल तो छोड़ो, ये बेवकूफ तो अभी तक अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को भी अवेकन नहीं कर पाया। तो चांग शिंग इसे बताता है कि मैंने तो अभी तक अपने कल्टीवेशन की शुरुआत ही नहीं की, इसलिए तुम्हें तियांदा एकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूं। जो सुनते साथ ही वो बंदा शॉक होते हुए कहने लगा कि ये एक नंबर 1 एकेडमी है। यहां पर लोग कल्टीवेशन की शुरुआत करने नहीं आते, बल्कि यहां पर तो बस जीनियस को ही अलाउड किया जाता। मगर चांग शिशंग उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे उस डोर के पास पहुंच जाता है। इधर कल्टीवेटर्स आपस में ही शर्त लगा रहे थे कि चांग शिंग कितनी दूर फेंका जाएगा। तो चांग शिंग अपने माइंड में ही वहां लगी फॉर्मेशन डिस्क को स्टडी करता रहा। यह डिस्क सेंसरी स्टोन और गैलरी से बनी हुई थी। सेंसरी स्टोन ट्रूई सेंस को एब्जॉर्ब करता है और फिर इसकी कोर उसे लॉक कर देती है। अगर ट्रूई सेंस स्ट्रांग नहीं रहा तो ये डिस्क गैलरी को एक्टिवेट कर देगी, जिससे उस बंदे को दूर पुश किया जाएगा। चांग शिंग तुरंत ही समझ गया कि यह तो एक नॉर्थ विंड फॉर्मेशन है, तो उसने अपने माइंड में ही इसका सेशन ढूंढना शुरू कर दिया। चांग ने भले ही आज तक कल्टीवेट नहीं किया था, मगर नॉलेज के मामले में कोई उसे बीट नहीं कर सकता। उसने यहां पर ना जाने कितने ही सारे फॉर्मूलाज का यूज करके इस मुश्किल से फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया, जो देखते साथ ही वहां मौजूद बंदों के मुंह खुले के खुले रह गए। लेकिन दरवाजा ओपन करते साथ ही एक मास्टर तुरंत ही चांग शिंग पर अटैक कर देता है। हालांकि तभी टांग 36 नाम के बंदे ने अपनी सोच से उस मास्टर के अटैक को रोक दिया। इस मास्टर का नाम है साओ और ये तियांदा एकेडमी का एल्डर था। वहीं पर टांग 36 सीसी एकेडमी का डिसाइपल है। वो कहने लगा, साओ, तुम एक ऐसे बंदे को बुले कर रहे हो जिस बेचारे ने तो अभी तक कल्टीवेशन की शुरुआत भी नहीं की। तुम्हें तो अपनी हरकतों पर शर्म आनी चाहिए। उतने नहीं, तियांदा एकेडमी के लीडर माओ क्यों वहां पर पहुंच जाते हैं और साओ से कह रहे थे कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। बताओ, यहां पर ऐसा क्या हुआ था जो तुम इतना ज्यादा भड़क गए। तो साओ तुरंत ही बताने लगा कि इस बंदे ने हमारे डोर पर लगे हुए मैकेनिज्म को ब्रेक कर दिया। इसे चीटिंग करने के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो चांग शिंग तुरंत ही माओ क्यू को रिस्पेक्ट देते हुए बताने लगा कि नोटिस बोर्ड पर लिखा गया है कि जो भी इस डोर को ओपन करेगा उसे ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा। वहां पर दरवाजे को ओपन करने की कोई भी पर्टिकुलर मेथड लिखी गई नहीं थी, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी रूल को ब्रेक किया है। मगर साओ तो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो कह रहा था कि तुम तो अभी तक कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल मैरो क्लींजिंग पर भी नहीं पहुंच पाए, तो तुमने हमारे तियांदा एकेडमी को ज्वाइन करने के सपने कैसे देख लिए। एक बात कान खोलकर सुन लो, मरोम के बेकार लोग हमारे से को ज्वाइन नहीं कर सकते। अब यह सुनकर ही चांग शिंग उसे बताता है कि अगर आप लोग बस जीनियस को ही एडमिशन देना चाहते हैं तो अपने इस फेक नोटिस को हटा दीजिए। मैंने आपके एकेडमी के रूल्स को पढ़ा था। आर्टिकल 4 के चैप्टर 17 में लिखा गया है कि रिटन एग्जाम देने के लिए एक कल्टीवेटर होना जरूरी नहीं। 11 साल पहले आपके एल्डर्स ने इस रूल को बनाया था। सेकंड लीडर माओ क्यू तो चांग शिशंग के नॉलेज से ही हैरान हो गए। उन्होंने चांग शिंग को एग्जाम देने के लिए तुरंत ही अलाउड किया।
यहाँ पर चांगशिंग एक और बंदे के लिए भी रिक्वेस्ट करता है जो थोड़ी देर पहले ही डोर को ओपन करने में फेल हो गया था। तो मास्टर माओ क्यू ने उसे भी इजाजत दे दी, जो देख साओ की तो खून में ही आग। वो कह रहा था कि एग्जाम काफी ज्यादा मुश्किल है और तुम्हारे जैसा बंदा कभी इसे पास नहीं कर पाएगा। मगर चांगशिंग उसे इग्नोर कर सीधे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गया। यहां पर उन्हें टोटल 30 वॉल्यूम्स दिए गए थे। हर एक स्क्रॉल को पूरा करने में 15 मिनट्स का वक्त दिया जाएगा। जो भी 15 मिनट में एक स्क्रॉल का जवाब लिख नहीं पाया उसे तुरंत ही फेल किया जाएगा। चांगशिंग ने 3000 डबल स्क्रिप्चर की पढ़ाई की थी। इनफैक्ट उसने अपने दिमाग में एक इल्यूशनरी लाइब्रेरी भी बना ली है, जहां पर उसने पढ़ा हुआ हर एक मैनुअल मौजूद था, जिसके चलते चांगशिंग मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी आसानी से सॉल्व करने लगा। इसी दौरान न जाने कितने ही सारे स्टूडेंट्स फेल हो चुके थे। जलकोटा सातो उसके हर एक जवाब को देखकर ही हैरान हो गया। तियांदा एकेडमी के इतिहास में आज तक किसी ने भी 36 वॉल्यूम्स पूरे नहीं किए थे, मगर चांगशिंग ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। सबको पता था कि ऐसा ही कारनामा वांग नाम के एक मल ने किया था, जिसे आज तक एक लेजेंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन चांगशिंग ने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। इधर साओ को तो काफी ज्यादा टेंशन आ जाती है और उतने में ही डिवाइन जनरल की खास सर्वेंट शंग वहां पर पहुंच गई। साओ से कह रही थी कि हमारी लेडी जू ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। उस पैगाम को पढ़ते साथ ही साओ के चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई। अब थोड़ी देर में रिजल्ट की नोटिस लगाई जाती है। चांगशिंग ने जिस बंदे की मदद की थी उसने भी एग्जाम क्लियर कर लिया, मगर चांगशिंग का नाम उस लिस्ट पर मौजूद ही नहीं था। तो साओ से बात करने चला गया। वो कह रहा था कि मैं अपने रिजल्ट्स को रीचेक करवाना चाहता हूं, मेरा नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है। जिस पर साओ कहने लगा कि तेरा नाम उस लिस्ट पर नहीं है तो इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला, और तेरा नाम उस लिस्ट पर होना भी क्यों चाहिए। तभी टांग 36 वहां आकर कहता है कि नाम तो इसका होना ही चाहिए, इसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया था। तो साओ कहने लगा देखो तुम बीच में दखल मत दो, जिस पर टांग 36 कह रहा था कि अरे लेकिन बीच में दखल देना तो मेरी फेवरेट हॉबी है, चल जल्दी बता इस बंदे का नाम लिस्ट पर क्यों नहीं लिखा गया। तो साओ उसे धीरे से कहता है मेरे बाप प्लीज शोर मत मचा, देख मैं तुझे कोई रीजन नहीं दे सकता। साथ ही वो चांगशिंग से कहता है कि तुम्हें यहां पर एडमिशन नहीं मिलेगी, जो सुनते साथ ही टांग 36 तो साओ की पिटाई करने ही वाला था, मगर चांगशिंग ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था कि मेरे लिए तुमने स्टैंड लिया, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, लेकिन तियांदा एकेडमी अगर मुझे एडमिशन नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं किसी और सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। तो टांग 36 हैरान होते हुए उससे पूछता है कि मेरे भाई क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, इन लोगों ने तुम्हें बेवजह रिजेक्ट किया है। जिस पर जंग कह रहा था कि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, अगर रीजन ज्यादा सॉलिड हो तो ही गुस्से में अपना खून जलाओ। टांग 36 तो उसकी बातें सुनते ही समझ गया कि यह बंदा काफी ज्यादा दिलचस्प है, इसलिए वो चांगशिंग को डिनर पर इनवाइट करता है। इन दोनों ने फॉर्मली एक दूसरे को अपने नाम बताकर इंट्रोड्यूस किया। टांग 36 कह रहा था कि तुम इतने स्मार्ट हो मगर तुम्हारा नाम काफी ज्यादा साधारण रखा गया, जिस पर चांगशिंग कहने लगा कि मेरा नाम जरूर से साधारण होगा मगर इसका मतलब काफी अच्छा है। वैसे आपके नाम के सामने 33 लगाया गया, क्या आप अपनी फैमिली के 36वें बेटे हो। जो सुनते साथ ही टांग की तो हंसी छूट गई। वो कह रहा था मेरे भाई मेरी मदर इतने सारे बच्चे पैदा नहीं कर पाई, दरअसल 36 ये मेरी अजूर क्लाउड लिस्ट की रैंकिंग है। 36 रैंकिंग काफी नीचे आती है, तो मैंने जानबूझकर उसे अपने नाम में शामिल कर दिया ताकि मैं खुद को याद दिलाता रहूं कि मैंने जल्दी से अपनी रैंकिंग को लेवल अप करना चाहिए। ये मेरा खुद को मोटिवेट करने का एक तरीका है। अब चांगशिंग को तो अजूर क्लाउड लिस्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, इसलिए टांग 36 उसे बताने लगा कि ये हमारे ग्रेट जाओ कॉन्टिनेंट के यंग जनरेशन की रैंकिंग है। तुम जितनी ज्यादा हायर रैंकिंग पर जाओगे उतने ही इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये लोग बात कर रहे थे कि तब तक इनका खाना भी सर्व किया गया। चांगशिंग ने देखा कि मौसम के हिसाब से तो इसमें से एक भी डिश सूटेबल बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब टांग 36 ने इतने प्यार से खाना ऑर्डर किया था तो चांगशिंग भी उसे खाने लगा। टांग 36 उससे कहता है कि शायद तुम शेंदो से बिलोंग नहीं करते, तो चांगशिंग भी उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। वो कहता है कि मैं जेनिंग माउंटेन में अपने मास्टर और सीनियर भाई के साथ मेडिसिन की पढ़ाई करता था। जेनिंग का नाम सुनते ही टांग तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है कि यह जगह ग्रेट जाओ कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न बॉर्डर पर है, तुम तो काफी दूर से आए हो। जिसके बाद वो चांगशिंग से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगा, तो चांगशिंग उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मुझे तो मेरे मास्टर और सीनियर भाई ने ही पाल पस कर बड़ा किया। मास्टर ने बताया था कि मैं मेरे सीनियर भाई को एक टोकरी में मिला था। उस दिन ठंड काफी ज्यादा थी तो मुझे सीनियर यूरिन का प्यार से छूना भी वार्म लगा। वो मुझे अपने साथ ले जाने ही वाले थे कि तभी वहां पर एक विशाल गोल्डन ड्रैगन पहुंच गया।
लेकिन सीनियर भाई यूरिन मेरे सामने शील्ड बनकर खड़े रहे। तभी मेरे मास्टर जीचन वहां पर पहुंच गए। वो तो इतने ज्यादा पावरफुल है कि मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई उन्हें बीट कर पाएगा। उन्होंने अपनी स्वरण को समझकर उस ड्रैगन पर वार किया, जिससे उस ड्रैगन का विस्टर कट गया था। यानी कि ड्रैगन की बियर्ड। तो वो ड्रैगन तुरंत ही वहां से चला गया। उसी दिन से मेरी परवरिश मेरे मास्टर और सीनियर ने मिलकर की। मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, तो मेरे मास्टर ने जानबूझकर मेरा नाम चंगशिंग रखा, जिसका मतलब है ब्लेसिंग फॉर लॉन्जेविटी। मेरे भाई यूरिन भी हैंडीकैप थे, मगर उनके जैसा प्यारा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हमारे मास्टर ने हमें कभी कल्टीवेशन नहीं सिखाई। उन्होंने तो हम दोनों से 3000 स्क्रिप्चर्स की प्रैक्टिस करवाई। जब भी मैं टाइम पास करता या सवालों के गलत जवाब देता, तब मास्टर मुझे पनिश करते। सो उनके डर के मारे ही मैंने ना जाने कितनी सारी किताबें फिनिश कर दी। 3000 स्क्रिप्चर्स का हर एक लफ्ज़ मुझे याद है। और फिर एक दिन व्हाइट क्रेन परिंदे के जरिए एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर किया गया। दरअसल मेरे मास्टर ने उस लड़की के ग्रैंडफादर की जान बचाई थी, तो उन्होंने इस एहसान का बोझ थोड़ा सा कम करने के लिए मेरे साथ उस लड़की की शादी फिक्स कर दी। हम दोनों अक्सर ही एक दूसरे को लेटर्स भेजा करते। उसने मुझे बताया था कि जब मैं जवान हो जाऊं तब उससे मिलने के लिए मुझे सिंधु सिटी जाना पड़ेगा और मुझे वहां का खाना खिलाने वाली थी। साथ ही पूरे टाउन को भी एक्सप्लोर करना था और मैं भी उससे मिलने के लिए बेताब था। लेकिन फिर एक रात मुझे अचानक से ही तकलीफ होने लगी। मेरी वेंस ने पूरे कोर्टयार्ड को जगमगा दिया। सीनियर भाई यूरिन भी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरी फैमिली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मास्टर ने बताया कि मेरे इस इलनेस को कोई भी हीलर ठीक नहीं कर सकता और यही मेरी तकदीर थी। तो उसी दिन मैंने फैसला लिया कि अगर यही मेरी तकदीर है तो मैं इसे बदल के रख दूंगा। मास्टर ने मुझे बताया कि 800 सालों में बस 3 लोग ही अपनी तकदीर को पलट पाए। तो मैंने भी यह फैसला लिया कि मैं वो चौथा शख्स बनूंगा जो अपनी तकदीर को पलट के रख दे। मास्टर भी मेरे इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्होंने मुझे बताया कि सिंधु जाकर वहाँ के इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में पहली रैंकिंग हासिल करो, तभी जाकर तुम्हें अपनी तकदीर को बदलने का रास्ता मिलेगा। मेरे भाई यूरिन ने मुझे वो शॉर्ट ब्लेड गिफ्ट कर दी जो कि ड्रैगन की बियर्ड को रिफाइन करके मेरे मास्टर ने फॉर्म की थी। मेरे भाई यूरिन बात तो नहीं कर सकते थे, मगर उन्होंने मुझे इशारों में बताया कि उन्हें मुझ पर पूरा यकीन है और वो मेरे वापस आने का इंतज़ाम करेंगे। वेल चांगशंग की ये कहानी सुनकर तो टांग 36 काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया। वो कहता है, मेरे भाई, आज के बाद तुम्हें अपने सगे भाई जैसा प्यार करूंगा। बस मुझे एक ही बात समझ नहीं आ रही, तुम तो इतनी दूर से पहली बार शो सिटी आए हो, फिर त्यांदा एकेडमी तुमसे इतना खुन्नस क्यों निकाल रही? कहीं इसके पीछे की वजह तुम्हारा वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है? क्या तुम मुझे मेरी होने वाली भाभी का नाम बता सकते हो? जिस पर चंगशिंग कहने लगा कि उसका घर इसी सिंधु सिटी में है और उसका नाम है ज़ यूरंग। अब ये नाम सुनते ही टांग 36 को तो झटका लग गया। वो बताता है कि ज़ यूरंग ने 10 साल की उम्र में ही ट्रू फिनिक्स ब्लड को अवेकन करके वो इस कॉन्टिनेंट की जीनियस बन गई। उसने तो अज़ुर क्लाउड लिस्ट पर नंबर 1 रैंकिंग हासिल की और आगे चलकर वो एक सेंटेंस बनेगी। क्या वाकई वही बंदी तुम्हारी फियंसी है? तुम श्योर तो हो ना? जिस पर चांगशिंग इमोशनल होते हुए कहने लगा कि मेरे लिए तो अभी भी वही शरारती बच्ची है जो मुझे ढेर सारे लेटर्स भेजती थी। लगा ही नहीं था कि आगे चलकर वो इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बन जाएगी। मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तभी टांग 36 कहने लगा कि भाई, अब तो सारी पिक्चर क्लियर हो गई। एडमी ने तुम्हें रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि डिवाइन जनरल जू के घर पर पता चल गया होगा कि तुम सिंधु सिटी में पहुंच चुके हो और डिवाइन जनरल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर ज़ यूंग की शादी की बात टाउन में फैल जाती तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि ज़ यूरंग का होने वाला हस्बैंड तो माउंटेन में रहने वाला बंदा है। उनकी रेप्यूटेशन बर्बाद हो जाएगी, खासकर तुम्हारे उस होने वाले ससुर जी की। उसका नाम शीजी है और वो अपनी बेरहमी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। अभी सारी बातें सोचकर चंगशिंग भी परेशान हो गया। वो तो अब सीधे जू फैमिली की तरफ निकल पड़ा था। साथ ही वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं यूरंग को ज़बरदस्ती रिश्ते में नहीं बांध सकता और ना ही मेरी वजह से उसकी मुश्किलें बढ़नी चाहिए। मेरी वजह से उसकी रेप्यूटेशन बर्बाद हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अब मैं खुद होकर ही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उसे वापस दे दूंगा। मगर तभी यूरंग के फादर शीजी वहां पर पहुंच गया। वेल, ये बंदा ईस्टर्न रीजन का डिवाइन जनरल था। वो चांगशिंग से कहने लगा कि वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मेरे हवाले करके शन दूसरी दफ़ा हो जाओ, वरना तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। तो चांगशिंग भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगा कि मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट वापस देने ही जा रहा था, तो क्या मैं इसे जूरंग को खुद पर्सनल